गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज अगले स्टेंजाज पढ़ते हैं जो 6th और 7th स्टेंजा जो अपने पोएम में द 7 एजेस ऑफ मैन के रहे थे। हमने 5 वो स्टेंजा जो पढ़ लिए, यानी 5 स्टेज पढ़ ली थी हमने, जो विलियम शेक्सपियर ने 5 स्टेज जो है, 5वीं स्टेज जो है वो आपको इस बारे में बताया कि जस्टिस जो है वो किस तरह का रोल करता है, किस तरह अपना जो है वो अभिनय करता है। ये बात हमने पिछली क्लास में क्लियर की। उसके बाद में स्टेंजा 6 है वो शुरू हो जाता है। अब देखिए 6 स्टेंजा 6वां जो है, इट मीन्स हमने एज स्टेजेस वाइज जो है वो स्टेंजा बना लिया, यानी स्टेंजा 6 है तो ये स्टेज भी कौन सी है, जो है एज भी 6 यहाँ पे रखी है। अब स्टूडेंट्स हमें जानकारी लेनी है कि 6वीं अवस्था में क्या रोल करता है, 7वीं अवस्था में किस तरह से व्यक्ति जो है वो अपना कार्य करता है। ये सारे अभिनय जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आपको 6 स्टेंजा में लिखा द 6th एज ऑफ शिफ्ट्स, द 6th एज शिफ्ट्स। इसका मतलब ये है कि 6वीं अवस्था जो है वो आती है, इट मीन्स 5वीं अवस्था जो है वो 6वीं अवस्था में शिफ्ट होती है, और 6वीं अवस्था जो है वो किस में चली जाती है, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। यानी 6वीं अवस्था जो है वो किस में शिफ्ट होती है, लीन का मतलब है दुबला पतला, यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने शरीर से जो है वो कैसा हो जाता है, दुबला पतला दिखाई पड़ने लगता है। तो यहाँ पे लीन का मतलब हो गया पतला, कमजोर, और स्लीपर्ड का मतलब होता है चप्पल। तो ये कह रहा है कि चप्पलें पहनने वाला व्यक्ति बन जाता है। एक पेंटालून होता है, पेंटालून यानी हंसी मजाक वाला, एक हास्यास्पद व्यक्ति। तो एक हास्यास्पद व्यक्ति जो है वो बन जाता है। तो 6वीं अवस्था किस में जाती है, 6वीं अवस्था जो है वो शिफ्ट यानी ठहर जाती है, बदल जाती है किसमें, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, यानी एक दुबले पतले कमजोर शरीर वाला और चप्पल पहनने वाले व्यक्ति में बदल जाती है। तो 5वीं अवस्था आपको जानकारी होगी, हमने लास्ट क्लास में 5वीं अवस्था जब पढ़ी थी, हमने कहा था कि वो बंदा अपने चेहरे पे एक फॉर्मल दाढ़ी रखता है, फॉर्मल कट रखता है, और उसकी आंखें सिविर होती हैं, यानी काफ़ी गंभीर आंखों वाला नज़र आता है। ऐसे वह बहुत सारे मॉडर्न इंस्टेंस करता है, यानी आधुनिक उदाहरण देता है, बहुत सी बातें उस एज में कर रहा था। यानी वो सबसे सुप्रीम जो एज नज़र आ रही थी कि ये बंदा जो है वो लोगों को बुद्धिमत्तापूर्ण जो बातें करता है, सोच यानी कहावतें कहता है, और 6वीं अवस्था में आते ही बंदा क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, यानी वह कमज़ोर सा दिखता है, अपने पैरों में क्या पहनने लगता है, चप्पलें पहनने लगता है, और पेंटालून यानी जो अन्य लोगों को एक हास्यास्पद लगता है, लोग देख करके उसे हंसते हैं, उसका मजाक करते हैं, ऐसा व्यक्ति दिखाई देने लगता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और अपनी नाक पर जो है वो क्या करने लगता है, चश्मा पहनने लगता है। स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, चश्मा, और वह अपनी नाक पर चश्मा पहनने लगता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके साइड में, ये साइड हो गए चेहरे की, तो चेहरे के यहाँ पे ये कह रहा है कि पाउच बन जाते हैं, यानी थैली नुमा आकृति जो है, पॉलीथीन लटकने लगती है से एक थैली नुमा आकृति जो है वो आंखों के नीचे बन जाती है। ये कौन सी अवस्था है, 6th एज की बात चल रही है। जब भी आपको पूछा जाए कि 6वीं अवस्था की कौन सी बातें हैं, 6वीं अवस्था किस तरह की होती है, तो आप कहोगे लीन स्लीपर्ड पेंटालून, वियर स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और उसके चेहरे पे जो है वो पाउच आ जाते हैं। तो ये हो गया 6वीं अवस्था। और साथ में 6वीं अवस्था की बात ये भी दी, हिज यूथफुल हॉज, यानी उसके जो यूथफुल यानी युवा अवस्था के, जो उसकी युवा अवस्था है, उस युवा अवस्था के जो युवा अवस्था है उसके जो होज यानी जुराब हैं, युवावस्था के जुराब जो हैं
जो वेल सेव्ड यानी बहुत अच्छी तरह से उसने सहेज कर रखे हैं, वेल सेव्ड यानी बहुत अच्छी तरह से उसने जो है वो सुरक्षित रखे हैं। वर्ड टू वाइड यानी वो काफ़ी ढीले ढाले हो जाते हैं। वर्ड टू वाइड का मतलब क्या हो गया? ढीले ढाले। इट मीन्स यूँ कहें कि चौड़े हो जाते हैं। चौड़े होना या ढीले होना, ऐसा आप लिख सकते हो। तो जवानी के समय जो उसने अपने मोजे सजा कर रखे हैं, मोजे जो सहेज कर रखे हैं, जो उन्होंने सेव कर रखे हैं, वो चौड़े हो जाते हैं। कहाँ के लिए? फॉर हिज श्रंक सैंक यानी उसकी सिकुड़ी टांगों के लिए। उसकी जो सिकुड़ी टांगे हैं, सैंक यानी टांग होती है, श्रंक यानी क्या होती है? जो कमज़ोर हो जाती है। श्रंक यानी जो यूँ कहें कि सिकुड़ी हुई होती है। तो ऐसे जो सिकुड़ी टांग में वो युवावस्था के जो जुराब हैं वो अब कैसे लगते हैं? ढीले ढाले होते हैं। वर्ड टू वाइड होते हैं, यानी वर्ड टू वाइड यानी लंबे चौड़े कह दो, विस्तृत कह दो, तो ऐसे हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे श्रंक सैंक आया, यहाँ पे वर्ड टू वाइड आया। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ऐसा होता है श्रंक सैंक यानी ये W से शुरू होता है, ये भी W से है, ये भी से। W का मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो वर्ड कहने का मतलब वो लेटर जो बोला जाता है वो वह है, और वाइड में भी वह यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। श्रंक में भी स है और यहाँ भी स है। अगर आपको जब भी कोई ऐसा रिपीट होता है यानी कोई कॉन्सोनेंट साउंड लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। शर्त यह है कि जो अक्षर अपने कॉन्सोनेंट हैं यानी व्यंजन हैं और वह रिपीट होते हैं एक लाइन में 2 से 3 बार, अगर ऐसे रिपीट होते हैं तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच में लेंगे। और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? एलिट्रेशन होगा। यानी वो क्या होगा? एलिट्रेशन। जैसे श्रंक सैंक मैंने यहाँ पे किया है, आप इसमें वर्ड टू वाइड और जोड़ लीजिए कि वर्ड टू वाइड जो है इस तरह से आप कह सकते हो कि इसमें क्या प्रयोग लिया गया है? इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। तो ये सब बातें जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो हमने बात क्या की कि छठवीं अवस्था में उसकी सिकुड़ी टांगों में वो युवावस्था के जुराब जो है वो क्या हो जाते हैं? बहुत ही वर्ड टू वाइड यानी चौड़े हो जाते हैं। एक्चुअली वो जुराब तो उतने ही स्थिति में होते हैं, उसकी टांगें सिकुड़ जाती हैं, इसलिए वो जुराब किसी तरह से उसके फिट नहीं हो रहे होते हैं। ये अवस्था कौन सी है? छठवीं अवस्था है। आगे कहा एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो मैनली वॉइस है, उसकी जो मर्दाना आवाज़ है, जो मैनली है यानी जो एक मानव की होनी चाहिए, वो बड़ी जो आवाज़ है उसकी बिग मैनली वॉइस यानी उसकी जो ऊंची या बड़ी जो मर्दाना आवाज़ है। टर्निंग यानी बदल जाती है, अगेन यानी फिर से, टुवार्ड यानी की ओर, चाइल्डिश होता है बच्चे जैसा, तो वह बच्चे जैसी उसकी आवाज़ है वो बदल जाती है। ट्रेबल पाइप से एंड विसल से, और उसमें से जो है वो ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स यानी उसकी आवाज़ में जो है वो सीटियाँ बजने लगती हैं, विसल्स बजने लगते हैं। पाइप्स का मतलब भी बांसुरी कह सकते हो, पाइप्स यानी भी सीटी है, और विसल्स का मतलब भी सीटी है। तो इस तरह से उसकी आवाज़ में जो है वो एक सीटियाँ बजने लगती हैं। मुंह से की आवाज़ें, जब भी वह कोई बात करता है तो ऐसे की आवाज़ जो है वो होती रहती है इन साउंड यानी उसकी आवाज़ में। तो यहाँ पर ये बात जानी कि छठवीं अवस्था में एक व्यक्ति किस तरह से जो है वो अपना जीवन, अपना रोल अभिनय करता है, ये सब बातें यहाँ पे बताई हैं। शरीर उसका कमज़ोर हो जाता है, जो ज़्यादा ऐसे अपने स्मार्ट लुक को है वो हटा देता है। अब वह ढीले ढाले कपड़े पहनने वाला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, पैरों में चप्पल पहनने लगता है, आँखों पे चश्मा है, और उसके आँखों के नीचे भी ऐसे पॉलीथीन बन जाते हैं, इट मीन्स पाउच बन जाते हैं, और उसकी टांगें सिकुड़ जाती हैं, जुराब जो है वो ढीले नज़र आते हैं, मुंह से जो मर्दाना आवाज़ है वो गायब हो जाती है, और एक बार फिर से ट्रेबल होती है, किसमें? विसल्स में जो है वो बजने लगती है। ये सब बातें जो हैं यहाँ पर दिखी गई। ये तो हो गई छठवीं अवस्था। और सातवीं अवस्था में कहा लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी इन सारी अवस्थाओं की अंतिम अवस्था क्या है? लास्ट सीन यानी अंतिम दृश्य ऑफ ऑल, ऑल का मतलब ऑल स्टेजेज, यानी उन तमाम अवस्थाओं का अंतिम दृश्य वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है।
दैट एंड्स जो अंत कर देता है, द स्ट्रेंज यानी उस विचित्र, इवेंटफुल यानी घटनापूर्ण, हिस्ट्री यानी इतिहास, और उस अजीब या विचित्र घटनापूर्ण इतिहास का यहाँ आकर के क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। यानी जितने भी उसने अभिनय किए इन्फेंट के, अभी स्कूल बॉय के, लवर्स के, सोल्जर्स के, इस तरह से जितने भी उसने अपने जस्टिस के, ये सब जो उसने एक इवेंटफुल हिस्ट्री जो उसने तैयार की थी, दैट्स ऑल एंड्स, इन सब का क्या हो जाता है, यहाँ आकर के अंत हो जाता है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस और ये दूसरा बचपन बन जाता है। यानी इस सेकंड चाइल्डिशनेस यानी जो लास्ट सीन है वो एक अंतिम जो है, सेकंड चाइल्डिशनेस है यानी दूसरा बचपन हो जाता है। यानी बुढ़ापे में आकर के व्यक्ति जो है वो फिर से एक असहाय बन जाता है, फिर से बच्चे की तरह जो है अपनी स्थिति में आ जाता है और वह अपने अन्य लोगों पर आश्रित होने लगता है। इसलिए इसको क्या कहा, सेकंड चाइल्डिशनेस है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और वह ओब्लियन, मेयर का मतलब मात्र और ओब्लिवियन का मतलब भूलना, और वह अक्सर क्या करने लगता है, भूलने लगता है। ओब्लिवियन यानी बार बार जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो भूलने लगता है, तो ये मेयर ऑब्लिवियन। सांस टीथ, और यहाँ पे आगे कहा कि सांस टीथ का मतलब हो गया बिना दांत का, सांस का मतलब बिना, विदाउट, इसका अर्थ यही है कि बिना, ये बिना दांत का है। सांस आइज, और बिना आंखों के, सांस टेस्ट बिना स्वाद के, सांस एवरीथिंग, और हर चीज यानी प्रत्येक चीज से बिना है, इट मीन्स रहित हो जाता है। तो यहाँ ये सातवीं अवस्था जो यहाँ सामने रखी है, ये पूरी की पूरी ये जिक्र करती है कि यहाँ आकर के व्यक्ति जो है, जो अपने सारे जितने भी रोल हैं वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं, वह अपने सेकंड चाइल्डिशनेस यानी सेकंड चाइल्डहुड में आ जाता है, अपने बचपन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं ये बताऊँ कि ये जो हमने लिया है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स ऑफ द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये जो लाइन्स दी गई है ये टोटल की टोटल लाइन वैसी है, यानी इनमें मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर यूज हुआ है, कंप्लीट मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पे बात लिखी ऑल द वर्ड्स स्टेज, इसमें मेटाफर है। तो वैसे ही इस पूरे स्टेंजाज में अगर आपको पूछे कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हो रहा है इनमें, तो आप फाइनली बता सकते हो कि यहाँ पे मेटाफर जो है वो यूज हुआ है। तो ये बात आप यहाँ पे बता सकते हो। तो स्टूडेंट ये सब बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन स्टेजेज में किस प्रकार का जो है वो अलंकार यूज हुआ है और किस प्रकार की भाषा यानी अपनी अपनी स्थिति रख रहा है, कौन सी स्टेज में कैसे कैसे फंक्शंस किए जा रहे हैं, कौन से रोल किए जा रहे हैं, ये बताने हैं। और मैंने इस पोइम में जो है वो फिगर ऑफ स्पीच इसलिए छांटा है क्योंकि इस पोइम के 2 क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि आप इसमें पोइम्स की लाइंस में जहाँ सिमली यूज हुई है वो सिमली बताइए, सिमली की वो लाइंस बताइए, मेटाफर की वो लाइंस बताइए। इसलिए मैंने टोटल पहले से यहाँ पे आपके सामने रखा है कि कौन से पंक्ति में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है अलंकार। हिंदी में आपने तमाम अलंकार पढ़े होंगे, उपमा, ऐसे ही रूपक, अनुप्रास, ऐसे ही सारे के सारे जो हैं वो आपने पढ़े हैं, मानवीकरण, ऐसे सब आपने अलंकार पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने देखो मेटाफर जो है, यानी मेटाफर का मतलब हो गया रूपक। तो इसमें जो रूपक अलंकार है वो पंक्तियाँ आपको देख लेनी है कौन सी हैं। ये ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये यहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है। एंड ऑल मैन एंड वुमन आर मेरली प्लेयर्स, इसमें भी क्या है, मेटाफर यूज हुआ है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यहाँ पे इसमें जो है वो मेटाफर यूज हुआ है। लास्ट सीन ऑफ ऑल से लेकर के सांस एवरीथिंग, जो यहाँ पे मैंने 7वां स्टेज बताया, ये पूरा का पूरा किस में है, मेटाफर में है। आगे लिखा एग्जाम्पल्स ऑफ सिमली इन द पोएम, यहाँ पे आपके टेक्सुअल क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिमली जो है, सिमली का मतलब है उपमा। तो ये अलंकार कहाँ कहाँ आया है आपको बताना है। जैसे साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आहें भरना। जैसे देखो आपको ये एक पहचान भी मिल जाएगी, अगर आपको कहीं ऐसे मिल रहा है लाइक या फिर एज, सच एज, अगर ऐसा कहीं यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके बाद अगर किसी शब्द को पाते हो
तो आपको बता देना है कि इसमें क्या प्रयोग हुआ है, सिमिली प्रयोग हुआ है। जैसे क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, बियर्ड लाइक पार्ट यानी तेंदुए की भांति दाढ़ी, घोंगे की तरह चलने का कार्य करना, क्रीपिंग एंड चलना, और भट्टी की तरह आहें भरना। तो इसमें कौन सा हुआ, सिमिली यूज हुआ है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की बात करूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया एलिट्रेशन वहाँ है जहाँ दो व्यंजन अक्षर अगर यहाँ पे कहीं साउंड करते हैं यानी रिपीट होते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से क्या होगा, एलिट्रेशन है। जैसे आपने शब्द छाटे श्रंख सैंक, अभी अभी आपके सामने आया 6वीं अवस्था में, वर्ड टू वाइड यहाँ पर आया था। प्लेज हिज पार्ट, ये जो मैंने लिखा है प्लेज हिज पार्ट, ये अपने जस्टिस वाले एज में प्लेज हिज पार्ट जो वहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे पै और पै यहाँ पे ध्वनि हो रहा है, प्लेज पार्ट। तो ऐसा अगर होता है तो उसको आप कहोगे कि ये एलिट्रेशन है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन भी एक लाइन में आया था, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ है, यानी बुलबुलों के सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए वह तोप के मुंह के सामने खड़ा हो सकता है। तोप के मुंह के सामने, तो यहाँ पे जो तोप एक ऑब्जेक्ट है यानी तोप एक वस्तु है, और वस्तु के लिए हम नहीं कह सकते कि उसके मानव की तरह मुख होता है, इसलिए तोप के मुख अगर बताया गया है तो उसको हम कहेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी यहाँ पे मानवीकरण जो है वो किया गया है। तो हम इस लाइन में जो है वो पर्सोनिफिकेशन बताएंगे। तो स्टूडेंट ऐसे कुछ अलंकार हमने जो है वो आपके सामने रखे हैं जो मुख्य आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, आप आगे अपने इस पोएम के जो है वो क्वेश्चंस आंसर जो है वो करेंगे। आप ठीक से डेली जो है वो अपना क्लासेज सीरियसली रखें, अपने कार्य को पूरा करते रहें। ओके, धन्यवाद।